नमस्ते। स्वागत है आप सबका जंगल की आवाज में। मैं हूं चाहत यादव और ये पॉडकास्ट नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पहल है। इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप में पाए जाने वाले सी क्यूकम्बर के आबादी के बारे में। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। फिर हम जानेंगे कि आखिर कौन इलीगल माइनिंग को लीगल बना रहा है। अंत में जानेंगे आरए में एक नए और प्रपोजल के बारे में। पर इससे पहले हम शुरू करें, हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प खबर है जिसकी जानकारी पॉडकास्ट के अंत में दी जाएगी। तो बने रहे और शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लक्षद्वीप में सी क्यूकम्बर्स के आबादी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाओगे। पर इससे पहले क्या आपने सी क्यूकम्बर के बारे में सुना है? ये स्टारफिश से मिलता जुलता है और इनकी त्वचा यानी स्किन चमड़े जैसी होती है और बिल्कुल ककड़ी जैसा दिखता है। ये दुनिया भर के महासागरों के तल पर पाए जाते हैं। कई जगहों पर इन्हें औषधीय फायदे यानी मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए भी खाया जाता है। इस कारण अक्सर इनकी ओवर फिशिंग होती है और तो और इन्हें बड़ी संख्या में उगाया यानी हार्वेस्ट भी किया जाता है। इन कारणों से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ में इनकी आबादी खतरे में आ गई थी। इसलिए 2002 में भारत के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सी क्यूकम्बर के कमर्शियल हार्वेस्ट पर बैन लगा दिया था। इस वर्ष भारत सरकार ने दुनिया का पहला सी क्यूकम्बर कंजर्वेशन एरिया घोषित किया है। डॉक्टर के मोहम्मद कोया इस जगह पर सी क्यूकम्बर के प्रजातियों को बचाने और संरक्षण में मदद कर रहे हैं। ये कंजर्वेशन एरिया लक्षद्वीप के चेरियापनी रीफ में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में सी क्यूकम्बर की व्यावसायिक यानी कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन पर बैन है। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में अधिकारियों ने लक्षद्वीप के अगाती द्वीप से 32 लाख रुपए के 41 मरे हुए सी क्यूकम्बर्स की ताजा बेचने वाले माल का पता लगाया है। लक्षद्वीप के चीफ वार्डन दामोदर एटी ने कहा कि ये सी क्यूकम्बर्स को चीन जैसे देश में भेजने वाले थे। ये सारे सी क्यूकम्बर्स को मारा गया, प्रोसेस किया गया और फिर प्रिजर्वेटिव्स में डाल के रखा गया। अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और इन्हें पकड़ने की जांच चालू है। ऐसा एक और केस 31 अगस्त को अगाती एयरपोर्ट के पास पाया गया, जहां 540 सी क्यूकम्बर जब्त किए गए। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। और तो और फरवरी में दुनिया का सबसे बड़ा सी क्यूकम्बर की जब्ती हुई सुहेली द्वीप पर। सुहेली कावरती में स्थित एक द्वीप है जहां कोई मनुष्य नहीं रहता। यहाँ जब्त हुए सी क्यूकम्बर्स का आंकड़ा 1716 है, जिसकी कीमत 4.62 करोड़ थी और 8250 किलोग्राम वजनी थी। हैरानी वाली बात है ना? सोचिए, अगर ऐसा चलता रहा तो सी क्यूकम्बर्स को विलुप्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सारे केस सीबीआई के साथ साथ लक्षद्वीप में अन्य पोचिंग केसेस के तहत दर्ज किए गए हैं। पर कोविड-19 महामारी के कारण सीबीआई की एक टीम की जांच जो जल्द शुरू होने वाली थी, अब वो अगले हफ्ते शुरू होगी। वन अधिकारियों ने कहा कि इन दोनों केसेस में सी क्यूकम्बर्स को प्लास्टिक के कंटेनर में रखा था, प्रिजर्वेटिव्स के साथ। ये सारे कंटेनर पास के एयरपोर्ट या जेटी में रखे थे, जिसका मतलब है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों यानी इंटरनेशनल वाटर्स से जल्द भेजने के लिए रखा गया था। और तो और जो कंटेनर्स मछुआरों को दी गई थी, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये पता चल रहा है कि स्मगलर्स अपने सामान को जीपीएस की मदद से ट्रैक कर रहे हैं। डाइवर्स यानी गोताखोर बड़े जहाजों से इन कंटेनर्स को इकट्ठा करते हैं और पैसा एक साथ इलीगल वेब नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। सी क्यूकम्बर्स समुद्री इकोसिस्टम में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट के साइकिल को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये न्यूट्रिएंट को इतने छोटे हिस्से में तोड़ते हैं कि बैक्टीरिया इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसे जीव है जो अगर विलुप्त हो गए तो पूरी इकोसिस्टम ढह जाएगी। ऐसे इलीगल व्यापार को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये विलुप्त हो जाएंगे और इनके साथ हम भी। ये तो हो गई इलीगल ट्रेड की बात, पर देश में कई और दूसरे इलीगल काम की शुरुआत हो चुकी है। ये काम इलीगल माइनिंग को लीगल बनाने का काम है।
पर इसके पीछे आखिर कौन है? हमारे पिछले कुछ एपिसोड में हमने बात की है कि कैसे सरकार इको सेंसिटिव एरिया यानी ईएसए में अधिक कोल ब्लॉक्स खोलने की कोशिश कर रही है और कैसे सरकार कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रही है। हाल ही की खबर में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इलीगल माइनिंग को लीगल करने के लिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में प्रपोज्ड रिफॉर्म्स का समरी प्रस्तुत किया है। ये सो कॉल्ड प्रपोज्ड रिफॉर्म्स इलीगल माइनिंग की परिभाषा ही बदल देगा। ये कानून भारत में होने वाली माइनिंग एक्टिविटीज को नियंत्रित रखने में एक बहुत जरूरी कानून है। अमेंडमेंट्स यानी संशोधनों में परिभाषा को माइनिंग एरिया के बाहर किए गए एक्सट्रैक्शन तक सीमित किया जाएगा या फिर माइनिंग एरिया के अंदर किए गए एक्सट्रैक्शन तक, जिसके लिए कंपनी को अधिकार दिए गए हैं। पर इसमें दिक्कत क्या है? सही तो है ना? इसमें इस बात पर कोई रोक नहीं होगी कि कंपनी दिए गए जगह के अंदर कितनी मात्रा में मिनरल्स निकाल सकती है। कंपनियां इस बारे में बताए बिना माइनिंग प्लान को बदल सकती है। इस वजह से कंपनियों के लिए ये एक जैकपॉट है, क्योंकि इसे इलीगल नहीं माना जाएगा। कंपनियां जो चाहे वो इन जगहों पर कर सकती है, जितना चाहे उतना नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि सबसे क्रूर तरीके से इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। सिर्फ यही नहीं, सरकार द्वारा नागरिकों, राज्यों, यूनियन टेरिटरीज और अन्य हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स की फीडबैक या जवाबों के लिए सिर्फ 10 दिन का समय दिया था, जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी के खिलाफ है। जब तक आप इस खबर को सुनोगे तब तक पहले ही देर हो चुकी होगी। टिप्पणियों और सुझाव भेजने का अंतिम तारीख 3 सितंबर 2020 था। माइंस, मिनरल्स एंड पीपल के पूर्व अध्यक्ष आर श्रीधर ने मिनरल इनहेरिटर्स राइट्स एसोसिएशन द्वारा जारी एक बयान में कहा, सरकार सरकारी संवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का मजाक उड़ा रही है, जब वो माइनिंग एरियाज में बदलावों के लिए सिर्फ 10 दिन का समय देती है। ये बदलाव भारत के माइनिंग सेक्टर को पूरी तरह बदल सकता है। माइंस, मिनरल्स एंड पीपल 160 से अधिक माइनिंग अफेक्टेड समुदायों यानी कम्युनिटीज और सपोर्ट ग्रुप्स का एक गठबंधन है। सिर्फ यही नहीं, एक और बदतर स्थिति ये है कि माइंस मिनिस्ट्री ने सिर्फ समरी भेजी है अमेंडमेंट्स की, ना कि एक्चुअल ड्राफ्ट। इलीगल माइनिंग की परिभाषा में बदलाव मिनिस्ट्री द्वारा किए गए कई बदलावों में से एक है। एक और अमेंडमेंट उन कोल ब्लॉक्स की नीलामी की अनुमति दे रहा है जो ऑपरेशन में आने में फेल हो गए थे, लेकिन पहले से ही उनके पास रिकॉनेसांस परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और अप्रूवल्स है। रिकॉनेसांस परमिट जो है वो राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों में माइंस का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय और मल्टीनेशनल कंपनियों को दिए जाते हैं। इस प्रकार कुछ माइनिंग ब्लॉक्स जो बंद थे या ऑपरेशन में नहीं थे किसी जरूरी कारण से, अब वो सब भी खोल दिए जाएंगे। एक और बुरी खबर ये है कि सरकार ने 2015 के अमेंडमेंट्स के बाद कितने और माइनिंग ब्लॉक्स को नीलामी से हटाया गया, इसकी कोई डिटेल सरकार ने शेयर नहीं की है। एक और अमेंडमेंट खोजे गए आधे अधूरे माइनिंग ब्लॉक को या उन जगहों को जहां सरकार को खुद नहीं पता कि उसकी मात्रा कितनी है और कितने इलाके में फैला है, उन्हें भी नीलामी के लिए खोल दिया जाएगा। इस वजह से ये ब्लॉक्स कम कीमतों में नीलाम हो जाएंगे और इस प्रकार सो कॉल्ड इकोनॉमी स्टेबिलिटी वाली बात या आत्मनिर्भर भारत को खतरे में डाल देगा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में लेजिस्लेटिव एंड सिविक मैनेजमेंट के हेड चाक्षु रॉय कहते हैं, लेजिस्लेटिव पॉलिसी प्रपोजल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्री लेजिस्लेटिव की जांच एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें चेक मार्किंग एक्सरसाइजेस तक सीमित नहीं होना चाहिए। 2015 के अमेंडमेंट्स कुछ हद तक इलीगल माइनिंग के लिए कंपनियों को दंडित करते थे। 2017 में मामला हुआ जहां भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन में माइनिंग कंपनियों से 17,576 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया था, जिन्होंने ओडिशा में आयरन ओर और मैंगनीज एक्सट्रैक्ट किए थे। मौजूदा सरकार 2015 के अमेंडमेंट्स को बदलने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता है तो ऐसी वसूली असंभव होगी। 2017 वाले फैसले ने कम से कम कंपनियों को रोक कर रखा कुछ गलत करने से, लेकिन अब कंपनियां कुछ मुनाफा हासिल करने के लिए
जमीन के हर इंच को नष्ट करेगी, ये तो तय है। जब पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की ओर बढ़ रही है, तो सरकार पर्यावरण को नष्ट करने के लिए अधिक काम कर रही है। ये समझने की जरूरत है कि भविष्य में कोई निवेश नहीं होगा, क्योंकि कंपनियां इंटरेस्टेड नहीं होगी। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने भी भारत को कहा कि हमें तेजी से कोयले से दूर होना चाहिए। सरकार 30 दिन के समय की बजाय 10 दिन का समय देकर पब्लिक पार्टिसिपेशन को सीमित करने की कोशिश कर रही है। इससे ये पता चल गया है कि सरकार पर्यावरण और लोकल कम्युनिटीज की कितनी परवाह करती है। ये इकोनॉमी अपलिफ्टिंग के बजाय इकोनॉमिक बर्डन हो सकता है। कोयले पर हमारी डिपेंडेंस 70% है, और इस प्रकार अगर भविष्य में कोयले के लिए कोई बाजार नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं कि यूरोपीय देश नॉन कोल बेस्ड रिसोर्सेज पर तेजी से स्विच कर रही है, तो भारतीय इकोनॉमी बुरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। समय आ गया है कि सरकार कुछ करे, सिर्फ दिखावा करने के बजाय। एक दिन ये दो तरफा चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और उस समय बहुत देर हो जाएगी। हमने जान तो लिया कि आखिर सरकार कैसे इलीगल गतिविधियों को प्रोत्साहन कर रही है, पर क्या ऐसा हर जगह हो रहा है? नहीं, मुंबई में कुछ अलग ही चल रहा है। पिछले एक साल से आरए सुर्खियों में है। हर दिन आरए से जुड़ी हुई कोई ना कोई नई बात सामने आ रही है। लेकिन हाल ही में सरकार ने आरए कॉलोनी में मेट्रो 3 कारशेड के लिए प्लॉट के एक हिस्से पर फॉरेस्ट म्यूजियम बनाने की योजना सामने लाई है। ये खबर आई है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से कारशेड के निर्माण के लिए पहाड़ी गोरेगांव और कांजू मार्ग के विकल्पों पर विचार विमर्श करने के लिए कहा है। अधिकारियों के अनुसार ये कंसेप्चुअल यानी वैचारिक स्टेज में है। एक बार कारशेड को दूसरी जगह रिलोकेट करने का निर्णय आ गया, तब तक म्यूजियम प्लान को आरए प्लॉट पर आगे ले जाया जाएगा, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। सीएम ने बुधवार को घोषणा की थी कि आरए मिल्क कॉलोनी की 600 एकड़ जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि जिस प्लॉट में कारशेड आना था, वो 600 एकड़ जमीन का हिस्सा नहीं है। मौजूदा आरए कारशेड प्लॉट को अब तक जंगल के रूप में रिजर्व नहीं किया गया है। ये कदम दर कदम यानी स्टेप बाय स्टेप होगा। कहीं तो शुरुआत करनी थी। इसमें प्लॉट सर्वे कर प्लॉट किया जाएगा। शिवसेना के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, इस फॉरेस्ट रिजर्वेशन का फॉर्मल प्रपोजल एक हफ्ते में लाया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि फॉरेस्ट म्यूजियम प्लानिंग स्टेज में है, और ये कोई कन्वेंशनल यानी पारंपरिक म्यूजियम नहीं होगा। ये जानवरों और जंगलों से संबंधित यानी रिलेटेड होगा, और वन विभाग द्वारा बनाया जाएगा। ये एक ओरिएंटेशन सेंटर का आकार ले सकता है, जिसमें शहर के स्वदेशी यानी इंडिजिनस पेड़ों और जानवरों के एग्जिबिट्स और जानकारी होगी। ये कुछ ऐसा होगा जहां ये चारों ओर जंगल से ढका हुआ होगा, यानी कोई कंस्ट्रक्शन कम से कम या ना के बराबर होगा। और तो और, ये म्यूजियम वहां होगा जहां पहले से ही कुछ कंस्ट्रक्शन है, और कोई भी जगह नहीं जहां पेड़ मौजूद है या मौजूद थे। मंत्री ने कहा, इसका कम से कम या ना के बराबर कंस्ट्रक्शन फुटप्रिंट होगा, लेकिन ये एक तरह का ओरिएंटेशन सेंटर होगा। इसका एक डिटेल्ड प्लान वन विभाग बनाएगी। ये प्लान कारशेड के रीलोकेशन वाले निर्णय के बाद लिया जाएगा। एक दूसरे अधिकारी ने कहा, ये कदम सीएम द्वारा सरकारी विभागों को आरए में मेट्रो लाइन 3 के कारशेड के ऑल्टरनेटिव की तलाश के कुछ दिनों बाद आया है, जो कि पहाड़ी गोरेगांव या कांजू मार्ग में रिलोकेट होगा। एक ट्वीट में सीएम ने कहा, संजय गांधी नेशनल पार्क के पास 600 एकड़ आरए की जमीन को जंगलों के रूप में रिजर्व किया जाएगा। ये दुनिया में कहीं भी एक महानगर के सीमा के अंदर एक एक्सटेंसिव फॉरेस्ट के खिलने का पहला उदाहरण है। एक बयान में मुख्यमंत्री के ऑफिस ने कहा कि ट्राइबल राइट्स की रक्षा की जाएगी और स्लम रीडेवलपमेंट में तेजी लाई जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि एक बार 600 एकड़ जमीन को वन रिजर्व घोषित करने के लिए डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कलेक्टर ऑफिस से प्रपोजल प्राप्त हुआ, तो वन विभाग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की सेक्शन 4 के तहत एक नोटिस जारी करेगा, ऑब्जेक्शंस और सुझाव आमंत्रित करेगा, हियरिंग्स आयोजित करेगा, और फिर इसे एक जंगल के रूप में घोषित करेगा। एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट में कहा कि फेज 1 में 600 एकड़ को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। फेज 2 में अतिरिक्त यानी एडिशनल फॉरेस्ट या खुली भूमि का सर्वे किया जाएगा। इससे
राज्य को SCMP और RA में फ्लोरा और फौना की रक्षा करने में मदद मिलेगी। बेशक ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेट्रो के खिलाफ कुछ लोग खड़े हैं, पर ये गलत सोच है। RA में मेट्रो के कारशेड के खिलाफ लोग खड़े हैं, क्योंकि इस कारशेड के लिए कांजूरमार्ग जैसे और भी विकल्प मौजूद है, जिसके बावजूद RA को चुना गया। आशा है कि जल्द से जल्द निर्णय निकले कि RA कारशेड को रीलोकेट किया जाएगा। आप सब ने जंगल की आवाज को मेरे साथ सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी युवा टीम को पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जाते जाते आपको एक खबर भी तो देनी है। हम जानते हैं हमारे पूरे देश में अधिक से अधिक स्थानों पर बाढ़, सूखे और बायोडायवर्सिटी के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वेटलैंड्स अब पहले से कई अधिक जरूरी हो गए हैं। लेकिन दुख की बात है कि हर कोई उनकी जरूरत को नहीं जानता और समझता है। इसीलिए हम ऐसा करने में आपकी मदद चाहेंगे। सेव नवी मुंबई एनवायरनमेंट कलेक्टिव और वॉन्डर सोल्स के साथ नेचुरलिस्ट फाउंडेशन 10 अक्टूबर 2020 को रन फॉर फ्लेमिंगो नामक एक वर्चुअल मैराथन को आयोजित करेगा। आप अपने क्षेत्र में अपना ट्रैक चुन सकते हो और हर किलोमीटर के लिए हम ₹5 एक वेटलैंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करेंगे। तो हमारे साथ एक वेटलैंड योद्धा बनिए और इस बात को हर जगह फैलाइए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। तो बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और फ्लेमिंगोज और वेटलैंड्स के लिए योद्धा बने। धन्यवाद।